नमस्कार दोस्तों, 5 अगस्त 2021 के डेली करंट अफेयर्स बर्निंग न्यूज डिस्कशन में आपका स्वागत है। देखते हैं कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज है। पहली न्यूज है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना साहब ने अपने आप को एक केस से रिक्यूज कर लिया है। रिक्यूज मतलब क्या होता है? अपने आप को एक पर्टिकुलर केस से अलग कर लेना। रिक्यूज के पर्सपेक्टिव में चैनल पे ऑलरेडी एक वीडियो अवेलेबल है, व्हाट इज रिक्यूजल ऑफ जजेस, जहां पे ममता बनर्जी जी पे 5 लाख रुपए का फाइन लगाया गया था वेस्ट बंगाल के ही एक जज के द्वारा। आप चाहें तो इस पर्टिकुलर वीडियो को देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। तो चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना साहब ने अपने आप को ये जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में जो वाटर डिस्प्यूट है ना, इसको देखने से रिक्यूज किया है। चूंकि ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के ही हैं। अब पहले तो आंध्र प्रदेश तेलंगाना एक ही स्टेट थे, 2014 में 2 अलग स्टेट्स हो गए। इन दोनों के बीच में कृष्णा नदी को लेकर लड़ाई चल रही है। लड़ाई कौन से मुद्दे पे है ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। आंध्र प्रदेश लगातार तेलंगाना के ऊपर इल्जाम लगाता रहता है कि आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014 के थ्रू ये जो कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड बना है, इसके डायरेक्शन के हिसाब से तेलंगाना काम नहीं कर रहा है। और चूंकि तेलंगाना अपस्ट्रीम स्टेट है, पानी वहां पहले बहता हुआ फिर आंध्र प्रदेश में एंट्री मारता है, तो अगर तेलंगाना अपने साइड पे ज्यादा पानी इस्तेमाल कर लेगा तो आंध्र प्रदेश के पास ठन ठन गोपाल ज्यादा कुछ पहुंचेगा नहीं। तो यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अपने आप को इस केस से रिक्यूज किया है। तो दूसरी सुप्रीम कोर्ट की बेंच इस पर्टिकुलर केस को देखेगी। एक हिदायत दी है यहाँ पे चीफ जस्टिस साहब ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को कि अपनी एनर्जीज को बिना मतलब से केस लड़ने में जाहिर करने के बजाय एक म्यूचुअली बेनिफिशियल और एक्सेप्टेबल आइडिया को जल्दी इवॉल्व करो। अब एक सवाल, जज अपने आप को रिक्यूज क्यों करता है? देखिए, जज अपने आप को रिक्यूज तब करता है जब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का कोई एक एंगल खड़ा हो। देखिए, होता यह कि मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर मुद्दे में, किसी एक पर्टिकुलर डिस्प्यूट में किसी एक जज का कोई इंटरेस्ट हो, तो उस डिस्प्यूट में उस जज का कोई नॉन रिलेटिव उसमें पार्टी हो, या फिर कह लीजिए कि जो कंपनी है उस कंपनी में उस जज के कुछ पर्टिकुलर शेयर्स हो। तो देखिए, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या बोलता है कि किसी भी एक पर्टिकुलर जजमेंट में जो जज है वो न्यूट्रल होना चाहिए। अगर जज न्यूट्रल नहीं है, जज बायस्ड है, तो वो कभी भी एक न्यूट्रल डिसीजन नहीं दे पाएगा। तो आंध्र प्रदेश तेलंगाना वाले केस में एनवी रमन्ना साहब के ऊपर ये इल्जाम लग सकता है कि ये बायस्ड है। और अक्सर कर आपके आंध्र प्रदेश के जो सीएम है जगन मोहन रेड्डी साहब, ये वैसे भी एनवी रमन्ना साहब के ऊपर इल्जाम लगाते रहते हैं। इसलिए यहाँ पे एनवी रमन्ना साहब ने अपने आप को इस पर्टिकुलर केस से रिक्यूज कर लिया है। बाकी सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं वो इस पर्टिकुलर केस को देखेंगे। ये न्यूज है। जनरल स्टडीज पेपर 2 स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ जुडिशरी में न्यूज आपको काम आएगी। लेक्चर की पीडीएफ चाहिए दोस्तों तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। शाम को harshitdwedi.com पे भी इस लेक्चर का डिटेल्ड एनालिसिस आपको अवेलेबल हो जाएगा। आप वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हैं, उसका लिंक भी नीचे दे रखा है। अच्छा लगे तो इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं, उसका लिंक भी नीचे दिया हुआ है। ज्वाइन बटन दबा के हेल्प भी कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज, शेयर ऑफ न्यूक्लियर पावर इज अबाउट 3.1%। देखिए, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज एटॉमिक एनर्जी एंड स्पेस डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया है कि भाई 2020-21 में जो कंट्री की टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी है, इसमें 3.1% न्यूक्लियर पावर है। हालांकि सरकार ने यह भी बोला है कि सरकार की प्रायोरिटी पे है न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी को बढ़ाना। तो हो सकता है कि अभी जो इंडिया के पास 6780 मेगावाट की न्यूक्लियर पावर है, वो 2031 तक 22,480 मेगावाट्स पे पहुंच जाए। इंडिया में अभी के लिए 22 न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं जिनकी टोटल कैपेसिटी 6,780 मेगावाट्स है। और रिसेंटली ही 10 जनवरी 2021 को ये जो काकरापार एटॉमिक पावर प्लांट है, इसकी यूनिट 3 700 मेगावाट की भी फंक्शनल हो गई है। इसको ग्रिड से जोड़ दिया गया है। ग्रिड से जोड़ने का मतलब क्या है कि अब इस पावर प्लांट में भी बिजली प्रोड्यूस हो रही है और वो बिजली को ग्रिड में फीड कर रहा है और फिर उस ग्रिड से बिजली दूसरी जगहों पे भेजी जाएगी। फिर आगे देखिए क्या बोला जा रहा है, 10 न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स with 8,000 megawatt capacity, including 500 megawatt prototype fast breeder reactor being implemented by भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड आर अंडर कंस्ट्रक्शन। तो ये भाविनी नाम का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो 10 न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स और बना रहा है जिनकी टोटल कैपेसिटी 8,000 मेगावाट की है। और 500 मेगावाट का प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर भी भावनी बना रहा है। प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर एक अलग टेक्नोलॉजी है न्यूक्लियर पावर को पैदा करने की। ओके, तो अभी के लिए अगर हम टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी देखें पूरे इंडिया में, तो देखिए
केंद्र सरकार के अंदर 96,837 मेगावाट की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। राज्य की सरकारों के पास 1,03,876 मेगावाट की, प्राइवेट सेक्टर के पास 1,83,403 मेगावाट की। मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन जो सीधे सीधे केंद्र की सरकार के अंदर, जैसे एनटीपीसी हो गया, राज्य की सरकार वाले के अंदर भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन आते हैं और प्राइवेट सेक्टर भी बिजली पैदा करता है। तो टोटल बिजली कितनी इंडिया में इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है? 3,84,116 मेगावाट्स। अब इसमें अलग अलग सेक्टर्स कितना देते हैं, कितना कंट्रीब्यूट करते हैं, तो उसका डाटा यहाँ दिया हुआ है। पहले तो आप देख लीजिए कि जो टोटल थर्मल पावर है वो है आपकी 2,34,058 मेगावाट, जिसमें से कोल है 2,02,000, लिग्नाइट है 6,620, गैस है 24,924, डीजल है 510। हाइड्रो पावर कितनी है? 46,322 मेगावाट। न्यूक्लियर पावर कितनी है? 6,780 मेगावाट। रेन्यूएबल एनर्जी कितनी है? 96,956 मेगावाट। अभी के लिए न्यूक्लियर पावर है 1.8%, इसको बढ़ा के टारगेट है करने का 3.1%। ओ सॉरी, अभी के लिए 3.1% है, आगे इसको बढ़ाने का मन है, तो अभी के लिए 3.1% है। वैसे 6,780 मेगावाट इस 3.1%। ओवरऑल अगर आप देखो तो 2031 तक इसको 22,480 मेगावाट करने की कोशिश की जा रही है। नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। ये न्यूज जनरल स्टडीज पेपर 3 इंफ्रास्ट्रक्चर एनर्जी में आपको काम आएगी। भाई इंडिया ने अपना पहला जो इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया है वो है विक्रांत। नेवी की फील्ड में अगर बादशाहत की बात होती है तो केवल एक चीज का नाम आता है सामने, वो है इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर, फिर एयरक्राफ्ट कैरियर कह लीजिए। इंडिजीनियस मतलब इंडिया ने खुद का बनाया है, तो इंडिया ने अपना पहला खुद का इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत बना लिया। सबसे कॉम्प्लेक्स वॉरशिप है जो कि आज तक इंडिया में बनाया गया है, इसको कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने बनवाया। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड की बात करिए तो ये लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर शिपयार्ड है और अकेला शिपयार्ड है जो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज के अंदर काम करता है। अब फाइनली जो विक्रांत है, जब इसको टेस्ट किया जाएगा सी में, तो समुद्र में पता चलेगा कि विक्रांत के प्रोपल्शन प्लांट्स कैसे काम कर रहे हैं, इसके नेविगेशन, कम्युनिकेशन और हल इक्विपमेंट कैसे काम कर रहा है। इसके बनने की शुरुआत अगस्त 2013 में हुई थी। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स की तरफ से इसको काफ़ी मदद मिली है, इंडियन नेवी की तरफ से इसको काफ़ी मदद मिली है, और अगर हम इसको सक्सेसफुली इंडियन नेवी में इंट्रोड्यूस कर पाते हैं, साइन मतलब मिला पाते हैं, जो कि हम मिला ही लेंगे आगे आने वाले समय में, तो आप कह सकते हो कि इंडिया विल एंटर द एलीट लीग ऑफ नेशंस जिन्होंने अपने खुद के एयरक्राफ्ट कैरियर बनाए। बहुत कम ऐसे नेशंस हैं जिन्होंने अपने खुद के एयरक्राफ्ट कैरियर बनाए हैं। यूएस, जापान जैसे कुछ नाम, रशिया जैसे कुछ नाम ही है, इसमें इंडिया भी यहाँ पे जुड़ जाएगा। इसकी डिज़ाइन को इंडिजीनियसली डेवलप किया गया है बाय द डायरेक्टरेट ऑफ नेवल डिज़ाइन ऑफ इंडियन नेवी। सारी डिटेल्ड इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, सिस्टम इंटीग्रेशन, ये सब कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में ही हुआ है। फिर यहाँ पे जो कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड है उसने इस शिप की जो डिटेल्ड इंजीनियरिंग की है बहुत एडवांस सॉफ्टवेयर से की है, जितने भी कंपार्टमेंट्स हैं उनका एक 3D व्यू बनाया गया है। एक्चुअली कंप्लीट 3D मॉडलिंग के थ्रू पहला एयरक्राफ्ट इंडिया में बनाया गया। हालांकि एयरक्राफ्ट कैरियर ये पहला ही है, एक काफ़ी कह सकते हो एक एडवांस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करके इस पूरे की पूरी मशीन को बनाया गया है। इसका जो पूरा का पूरा डिस्प्लेसमेंट है वो है अप्रॉक्सीमेटली 40,000 टन्स, तो काफ़ी बड़ा है ये। 21,500 टन का तो स्पेशल ग्रेड स्टील लगा हुआ है इसमें। 2,000 किलोमीटर की केबलिंग है, 120 किलोमीटर की पाइपिंग है, 2300 कंपार्टमेंट्स हैं, 262 मीटर लॉन्ग है। सबसे चौड़ा जिस पॉइंट पे है वो है 62 मीटर्स। 59 मीटर्स का इसकी हाइट है, मतलब नीचे से लेके इसके ऊपर तक 59 मीटर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। समुद्र के नीचे जितना जहाज है वहाँ से लेके जो बिल्कुल टॉप हाइट है वो 59 मीटर्स है। इसकी टॉप स्पीड है 28 नॉट्स, क्रूजिंग स्पीड है 18 नॉट्स, और एंड्योरेंस है 7,500 नॉटिकल माइल्स। अब आप बोलोगे एंड्योरेंस क्या होता है, तो एक बार फ्यूल भर दिया, अब एक बार फ्यूल भरने के बाद कितना लंबा चल सकता है, ये होता है एंड्योरेंस। तो एंड्योरेंस है 7,500 नॉटिकल माइल्स। ये आपको हमारा विक्रांत नजर आ रहा है। ओके, जनरल स्टडीज पेपर 3 डिफेंस रिलेटेड इश्यूज में ये चीज आपको काम आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं केरला हाईकोर्ट एक्सपेंस रेट डेफिनेशन। देखिए आर्टिकल 375 ऑफ द इंडियन पीनल कोड अगर आप उठा के देखते हैं, सेक्शन 375 सॉरी, तो सेक्शन 375 ऑफ द इंडियन पीनल कोड, इट मेक्स पनिशेबल द एक्ट ऑफ सेक्स बाय अ मैन विद अ वुमन इफ इट वाज डन अगेंस्ट हर विल। तो अगर एक मैन ने अपने आप को इंपोज किया अगेंस्ट अ वुमन, अगेंस्ट हर विल, तो उसको रेप की डेफिनेशन में रखा जाएगा। कि यहाँ पे रेप की जो परिभाषा है उसको थोड़ा ब्रॉड रखा गया है। तो अगर ये जो सेक्स है वो कंसेंशुअल भी हुआ है बट धमका के हुआ है, किसी उसके नोन पर्सन को खतरे में डाल के हुआ है, तो भी उसको रेप की कैटेगरी में रखा जाएगा। ओके,
अच्छा, अगर कंसेंशुअल रेप भी है बट वो 18 साल से कम की लड़की के ऊपर हुआ है तो भी उसको रेप की कैटेगरी में रखा जाएगा। बस यहाँ पे एक छोटा सा एक्सेप्शन है कि अगर एक मैरिड हस्बैंड वाइफ है और वहां पे वाइफ अगर 18 साल से कम की है और 15 साल तक की है, मतलब 15 साल से अगर कम की है और अगर वो वाइफ भी है तो भी उसको रेप माना जाएगा। लेकिन 15 से 18 साल की लड़की है और लीगली मैरिड वाइफ है तो उसको रेप की कैटेगरी में नहीं माना जाएगा। ओवरऑल जो सेक्शन 376 है वो 7 साल तक की सजा देता है रेप के ऑफेंस के केस में। अब यहाँ पे केरला हाई कोर्ट ने इसी सेक्शन 375 ऑफ द इंडियन पीनल कोड में जो रेप की डेफिनेशन है इसको बहुत ब्रॉड कर दिया है। एक्चुअली केरला हाई कोर्ट के एक जस्टिस के विनोद चंद्रन थे, ये एक बेंच लीड कर रहे थे, एक अपील सुन रहे थे ये पॉक्सो केस में। अच्छा, आपको पता है कि जो चाइल्ड सेक्सुअल ऑफेंसेस के केसेस होते हैं ना, वहां पे सजा ज्यादा तगड़ी होती है इंडियन पीनल कोड से। तो वहां पे सजा सुनते वक्त सेक्शन 375 के एम्बिट को भी यहाँ पे केरला हाई कोर्ट ने बढ़ा दिया है। अब देखिए यहाँ पे चीजें क्या लिखी हुई है। सेक्शन 375 टेक्स इन सेक्सुअल assaults behind penile penetration into vagina, urethra, anus, mouth, the known orifice in the human body to which such penetration was imaginary possible। देखिए अब ये सिंपल सा है, मैं इसमें आपको समझाऊं क्या ही, आप खुद ही समझ लीजिए। कुल मिला के यहाँ पे सेक्शन 375 ऑफ द इंडियन पीनल कोड में जो रेप की डेफिनेशन दे रखी है उस रेप की डेफिनेशन को बहुत ज्यादा ब्रॉड कर दिया है। किसी भी प्रकार का पीनल इंटरकोर्स, ठीक है, वो उसको यहाँ पे रेप की डेफिनेशन में माना जाएगा। किसी भी प्रकार का असॉल्ट, चाहे वो पीनल इंटरकोर्स नहीं भी है तो भी उसको रेप की डेफिनेशन में माना जाएगा, ऐसा यहाँ पे केरला हाई कोर्ट ने बोला। तो अपील पॉक्सो के केस के अगेंस्ट सुन रहे थे, लेकिन इंडियन पीनल कोड में भी सेक्शन 375 के एम्बिट को यहाँ पे बहुत ब्रॉड कर दिया है केरला हाई कोर्ट ने। अच्छा, एक और बात बता दूं, सेक्शन 375 ऑफ द इंडियन पीनल कोड को समय समय पे और रिफॉर्म करने की बात की जाती है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में बहुत पहले पीआईएल फाइल हुई थी, उस पीआईएल को एक एनजीओ ने फाइल किया था और वहां पे डेफिनेशन ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स को वाइडन करने की बात कर रहे थे। तो ऐसे केसेस में लॉ कमीशन ने अपनी 172nd रिपोर्ट में यह भी बोला है कि रेप को जेंडर न्यूट्रल करो। मतलब सेक्शन 375 ऑफ द इंडियन पीनल कोड में क्या लिखा हुआ है कि अगर एक मैन अपने आप को वुमेन पे इन्फोर्स कर रहा है तो मतलब यहाँ पे टेक्निकली अगर आप सेक्शन 375 के हिसाब से देखोगे तो एक वुमेन का ही रेप हो सकता है। यही तो फर्क है पॉक्सो में और आईपीसी में। ये आपका सेक्शन 375 में, पॉक्सो में जो चाइल्ड सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं वो चाहे गर्ल चाइल्ड के अगेंस्ट में हो रहे हो चाहे बॉय चाइल्ड के अगेंस्ट में हो रहे हो, वो दोनों लीगली आपको क्रिमिनली प्रोसिक्यूट करवा देंगे। लेकिन इंडियन पीनल कोड में रेप केवल एक लड़की का ही हो सकता है, एक वुमेन का ही हो सकता है। तो यहाँ पे 172nd जो लॉ कमीशन की रिपोर्ट है उसने भी साफ साफ ये बोला है कि भाई रेप को आप जेंडर न्यूट्रल बनाओ, मतलब सिर्फ लड़कियों का नहीं लड़कों का भी हो सकता है। हालांकि इस प्रकार की अभी भी कोई चीज लाई नहीं गई है लीगली, बट 172nd लॉ कमीशन की रिपोर्ट ने ऐसा बोला जरूर है। जनरल स्टडीज पेपर 1, रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन ऑर्गेनाइजेशन पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज, देयर प्रॉब्लम्स एंड देयर रेमेडीज में न्यूज आपको काम आएगी। फिर भाई लोकसभा ने एयर क्वालिटी कमीशन बिल पास कर दिया। तो भाई अब फॉर्मलाइज कर दिया जाएगा कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट फॉर नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजॉइनिंग एरियाज। इससे जो बॉडी बनेगी उस बॉडी में फुल टाइम चेयरपर्सन होगा, कुछ और मेंबर्स होंगे, उन मेंबर्स में मिनिस्ट्रीज के भी मेंबर होंगे, कुछ इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स भी होंगे। दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में पॉल्यूशन एक लिमिट से ज्यादा ना हो जाए, खासकर एयर पॉल्यूशन, इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है इस कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट को। हालांकि कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट को लाने के लिए नवंबर 2020 में जो ऑर्डिनेंस लाया गया था उस ऑर्डिनेंस में पूरा का पूरा एक क्लॉज था जो कि उन किसानों को भी सजा देता था जो स्टबल बर्न करते थे। हालांकि फिर फार्मर की तरफ से प्रोटेस्ट हुआ और उस क्लॉज को यहां पे ड्रॉप कर दिया गया। तो इस पर्टिकुलर कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट को बनाया जाएगा, परमानेंट बॉडी होगी। नेशनल कैपिटल रीजन दिल्ली और उसके आसपास के दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के जो इलाके हैं वहां पे सोर्सेज ऑफ पॉल्यूशन को आइडेंटिफाई किया जाएगा। अगर इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हैं तो 1 करोड़ तक का फाइन भी यहाँ पे लगाया जा सकता है, 5 साल के लिए जेल भी डाला जा सकता है। हाँ, वो फार्मर्स जो स्टबल बर्निंग कर रहे हैं उनको नहीं जेल में डाला जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक और बात है, अब आप बोलोगे कि सर ये जो कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट है ये काम तो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी कर रहा है, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी कर रहा है, तो फिर क्या यहाँ पे ज्यूरिसडिक्शनल क्लैश नहीं होगा? बिल्कुल हो सकता है। तो अगर सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के साथ ज्यूरिसडिक्शनल क्लैश होता है, खासकर एयर पॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में, तो उस केस में कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की बात मानी जाएगी, क्योंकि इसकी ताकत ज्यादा होगी व्हेन इट कम्स टू एयर पॉल्यूशन इन
एनसीआर एंड दिल्ली एडजॉइनिंग एरियाज। इस चीज को जैसा कि मैंने बताया अक्टूबर 2020 में ऑर्डिनेंस के थ्रू लाया गया। फिर जो बजट सेशन हुआ जनवरी 29 को जो शुरू हुआ था, वहां पे इसको पास नहीं कराया जा सका, 6 हफ्ते बीत गए तो ये ऑर्डिनेंस लैप्स कर गया। अब इसको प्रॉपर बिल के थ्रू लोकसभा में पास करवाया गया, राज्यसभा से पास होगा और फिर फाइनली ये एक्ट बन जाएगा। जनरल स्टडीज पेपर 3 में कंजर्वेशन रिलेटेड इश्यूज और जनरल स्टडीज पेपर 2 में गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ देयर डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन में न्यूज काम आएगी। आई होप कि इस एयर क्वालिटी मैनेजमेंट बिल या एयर क्वालिटी कमीशन बिल को ना रोका जाए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बिल है। इस प्रकार के बिलों के ऊपर पॉलिटिक्स ना हो तो बेटर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं राइट टू एजुकेशन एंटाइटलमेंट्स टू बी पेड थ्रू कैश ट्रांसफर। तो भैया केंद्र सरकार ने प्लान किया कि आरटीई के जो एंटाइटलमेंट्स हैं वो बच्चों को कैश ट्रांसफर के लिए थ्रू दिए जाएंगे। ओके, राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंदर जो मतलब राइट टू एजुकेशन, अब आप यहाँ पे राइट टू एजुकेशन को राइट टू एजुकेशन के साथ मत जोड़िएगा। राइट टू एजुकेशन एक बहुत ब्रॉड टर्म है। यहाँ पे स्पेसिफिकली एक्चुअली में बात हो रही समग्र शिक्षा अभियान की। समग्र शिक्षा अभियान एक इंटीग्रेटेड स्कीम है जहाँ पे 11.6 लाख गवर्नमेंट स्कूल्स हैं या फिर गवर्नमेंट द्वारा एडेड प्राइवेट स्कूल्स हैं। बहुत सारे ऐसे प्राइवेट स्कूल भी होते हैं जहाँ पे सरकार की तरफ से पैसा जाता है। इन स्कूलों में ओवरऑल 15 करोड़ बच्चे पढ़ते हैं और 57 लाख टीचर हैं। यहाँ पे जो भी पैसा जाता है वो 60-40 स्प्लिट होता है केंद्र सरकार राज्यों के बीच में। अब तक केंद्र सरकार सालाना 37,080 करोड़ रुपए, मतलब अब केंद्र सरकार 37,080 करोड़ रुपए पर साल खत्म करेगी, जो पहले के बजट से ज्यादा है। अभी के लिए आप देखोगे कि इस समग्र शिक्षा स्कीम को मार्च 2026 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। ओके, और इसके लिए जो टोटल फाइनेंशियल आउटले रखा है सरकार ने वो रखा है 2.94 लाख करोड़, जिसमें से 1.85 लाख करोड़ केंद्र की सरकार खर्च करेगी। क्या किया जाएगा समग्र शिक्षा स्कीम में? तो भैया अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी और लैंग्वेज एजुकेशन, तो बच्चों को उनकी भाषा में पढ़ाना, उनको फाउंडेशनल लिटरेसी देना, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन देना, यह काम है आपका समग्र शिक्षा अभियान का। अभी क्या काम है वो प्री प्राइमरी एजुकेशन के इस एग्जाम्पल से आपको पता चल जाएगा। समग्र शिक्षा स्कीम एक्चुअली में एक बहुत बड़ी स्कीम है। इसके अंदर एक छोटा सा हम सबसेट देखते हैं। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने रिकमेंडेशन दिए प्री प्राइमरी एजुकेशन पे। तो इस प्री प्राइमरी एजुकेशन के अंदर समग्र शिक्षा में क्या क्या किया जा रहा है? तो जो प्री प्राइमरी सेक्शंस हैं गवर्नमेंट स्कूलों में, वहां पे टीचर की ट्रेनिंग के लिए भी पैसा दिया जाता है, साथ साथ हर बच्चे के लिए सालाना 500 रुपए लिया जाता है, ताकि वो 500 रुपए से उस बच्चे का लर्निंग मटेरियल खरीदा जा सके, उसके लिए प्रॉपर खिलौने खरीदे जा सके, उसके लिए प्ले बेस्ड एक्टिविटीज स्कूलों में ऑर्गेनाइज करी जा सके। फिर यहाँ पे समग्र शिक्षा स्कीम के अंदर प्री प्राइमरी टीचर्स को ट्रेनर प्रोवाइड किए जाते हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स को भी ट्रेनिंग दी जाती है। फिर यहाँ पे एक और इनिशिएटिव है निपुण भारत इनिशिएटिव, ये भी फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी के लिए। यहाँ पे भी हर बच्चे पे 500 रुपए दिए जाएंगे लर्निंग मटेरियल्स के लिए, 150 रुपए पर टीचर दिए जाएंगे मैनुअल और रिसोर्सेज के लिए, और 10 से 20 लाख हर डिस्ट्रिक्ट में दिए जाएंगे असेसमेंट के लिए कि निपुण भारत इनिशिएटिव कैसे काम कर रहा है। और जब निपुण भारत इनिशिएटिव का असेसमेंट होगा तो समग्र शिक्षा अभियान का भी असेसमेंट हो जाएगा। फिर भाई इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की लैब बनाना, स्मार्ट क्लासरूम बनाना, डिजिटल पोर्ट बनाना, वर्चुअल क्लासरूम बनाना, डायरेक्ट टू होम चैनल्स देना, ये सब भी आपका समग्र शिक्षा अभियान के अंदर आता है। चूंकि इस पैंडेमिक में ड्रॉप आउट्स बहुत हुए हैं, तो ये जो समग्र शिक्षा अभियान है ये किसी भी हाल से बच्चों को मदद देने की कोशिश कर रहा है। तो एक और बहुत इसका जो फैसेट है वो ये है कि 16 से 19 साल के बच्चे जो कि स्कूल छोड़ चुके हैं, अब अगर वो स्कूल छोड़ चुके हैं तो वो पढ़ लिख नहीं रहे हैं, तो अगर वो प्रॉपर स्कूल में आके नहीं पढ़ सकते तो ओपन स्कूलिंग से उनकी पढ़ाई हो जाए। अभी ओपन स्कूलिंग से चाहे इंदिरा गांधी से करें, नेशनल स्कूल से करें, चाहे कहीं से भी करें, पैसा खत्म होता है। तो ऐसे बच्चे जो स्कूल छोड़ चुके हैं 16 से 19 साल के ब्रैकेट में, जो ओपन स्कूलिंग से पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए भी समग्र शिक्षा अभियान के अंदर 2,000 रुपए प्रति ग्रेड यानी प्रति साल के 2,000 रुपए एलोकेट किए जाएंगे। तो चूंकि ये ओलंपिक ईयर भी है तो हमारे बच्चे थोड़ा खेलों की तरफ भी प्रोत्साहित हों, इसलिए समग्र शिक्षा अभियान ने अनाउंस किया है कि 25,000 रुपए तक का इंसेंटिव उन स्कूलों को दिया जाएगा जिनके बच्चे 2 मेडल्स जीतते हैं खेलो इंडिया स्कूल गेम्स में। ये खेलो इंडिया स्कूल गेम्स नेशनल लेवल पे होते हैं। जनरल स्टडीज पेपर 2 में इश्यूज रिलेटेड टू एजुकेशन में न्यूज आपको काम आएगी। और फिर बात करते हैं डीप ओशन मिशन। देखिए इंडिया में डीप ओशन मिशन अगले 5 सालों में इंप्लीमेंट किया जा रहा है 4,077 करोड़ रुपए खर्च करके। 2021 में कमेंस होगा। काम क्या होगा? डीप सी माइनिंग
ओशन क्लाइमेट चेंज एडवाइजरी सर्विसेज, अंडर वाटर व्हीकल्स, अंडर वाटर रोबोटिक्स रिलेटेड टेक्नोलॉजीज। तो ये सारे काम होंगे इस डीप ओशन मिशन के। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज इसकी नोडल मिनिस्ट्री होगी। की कंपोनेंट्स क्या है इस मिशन के? तो 3 लोग 6000 मीटर तक की गहराई पे जाएंगे समुद्र के नीचे साइंटिफिक सेंसर्स और टूल के साथ। ठीक है, एक इंटीग्रेटेड माइनिंग सिस्टम इस पर्टिकुलर डीप ओशन मिशन में डेवलप किया जाएगा, जो कि पॉलीमेटलिक नोड्यूल्स को 6000 मीटर या फिर उससे ज्यादा गहराई से सेंट्रल इंडियन ओशन से निकाल के ला सके। फिर ओशन क्लाइमेट चेंज एडवाइजरी सर्विसेज का डेवलप करना भी इस डीप ओशन मिशन का काम है। फिर भाई डीप सी फ्लोरा और फौना को डॉक्यूमेंट करना, कौन कौन से माइक्रोब्स पाए जाते हैं बिल्कुल ओशन की गहराइयों में, उनको किस प्रकार से हम सस्टेनेबली एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, ये भी बताएगा आपका डीप ओशन मिशन। फिर it will also have a component to explore and identify potential sources of hydrothermal minerals that are sources of precious metals formed from the earth's surface along the Indian Ocean mid-oceanic ridge। तो इंडियन ओशन में जो मिड ओशनिक रिसेज है उसके आसपास जो अर्थ क्रस्ट है वहां पे प्रीशियस मेटल के सोर्सेस क्या क्या हैं उनको आइडेंटिफाई करना, कहां पे हमको हाइड्रोथर्मल मिनरल्स प्रीशियस मिल सकते हैं इस बात को आइडेंटिफाई करना। फिर यहाँ पे इट ऑल्सो हैज द कंपोनेंट फॉर स्टडिंग एंड प्रिपेयरिंग डिटेल्ड इंजीनियरिंग डिजाइन फॉर ऑफशोर ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। तो ओटीईसी ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन के बेसिस पे जो डीसैलिनेशन प्लांट्स बनाए जाते हैं, तो इन प्लांट्स को स्टडी करना, इनकी टेक्नोलॉजी को स्टडी करना, इनकी इंजीनियरिंग डिजाइन को इवॉल्व करना, ये भी काम होगा इस डीप ओशन मिशन का। कुल मिला के इंडिया को इस काम के लिए 75,000 स्क्वायर किलोमीटर एलोकेट किए गए हैं बाय द यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी। हालांकि ये जो यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी है इसने पॉलीमेटलिक नोड्यूल की माइनिंग के लिए 75,000 स्क्वायर किलोमीटर दिया है, बट इंडिया इस माइनिंग के साथ साथ इस 75,000 स्क्वायर किलोमीटर में वो सब कुछ करेगा जो मैं अभी आपको बताता हुआ आ रहा हूं। ये जो सेंट्रल इंडियन ओशन बेसिन है, यहाँ पे आयरन, मैंगनीज, निकल, कोबाल्ट, बहुत इस प्रकार के डिपॉजिट्स मिलते हैं। तो अगर इंडिया इन डिपॉजिट्स को सस्टेनेबली एक्सप्लॉइट कर सकता है, बहुत अच्छी बात है। पॉलीमेटलिक नोड्यूल्स क्या होते हैं? ये मैंगनीज नोड्यूल्स हैं, आलू के साइज के होते हैं, पोरस नोड्यूल्स हैं, बहुत पाए जाते हैं सी फ्लोर पे। इसमें मैंगनीज भी है, आयरन भी है, निकल, कोबाल्ट, लेड, मोलिब्डेनम, कॉपर, वेनेडियम, कैडमियम, टाइटेनियम, निकल, कोबाल्ट, कॉपर, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पाई जाती हैं पॉलीमेटलिक नोड्यूल्स में। लेकिन मैं आपको एट द सेम टाइम ये भी बता दूं कि एक लिमिट से ज्यादा अगर पॉलीमेटलिक नोड्यूल्स की माइनिंग होती है तो सी बेड इरोजन होगा, जो कि हमारी इकोलॉजी के लिए अच्छा नहीं है। जनरल स्टडीज पेपर 2 साइंस एंड टेक में ये न्यूज आपको काम आएगी। आगे जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, ज्यादा से ज्यादा लोग सब इस वीडियो को शेयर करें। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।